नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन के अंतर्गत हम लोग जीएस डिस्ट्रिक्ट पॉलिटी 2024 को प्रारंभ करने वाले हैं और इसके अंतर्गत हम लोग भारत के संवैधानिक विकास को देखेंगे। यह जो सेशन होने वाला है सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रिवीजन सेशन होने वाला है, ये ध्यान रखना है हमें। और इसके अंतर्गत हम लोग इस बुक को घटना चक्र के इस बुक को इसे पूरा कवर करेंगे। और ध्यान रखिएगा इस बुक का जो लिंक है मैं नीचे घटना चक्र ऐप का नीचे दे दूंगा लिंक, वहां से जाकर के आप लोग इसे डाउनलोड कर सकते हैं और अपने ऐप के माध्यम से इसे पढ़ सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैंने नीचे दिया हुआ है, जहां पर इस पीडीएफ का लिंक मैं उपलब्ध आप लोगों के लिए करवा दूंगा। तो आज के इस सेशन में हम लोग मूलतः भारत के संवैधानिक विकास को देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से भारत का संवैधानिक विकास हुआ है अंग्रेजों के आगमन के उपरांत। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि जब भारत में अंग्रेज का आगमन होता है तो यहाँ पर उन लोगों के द्वारा सबसे पहले इंग्लैंड में ही 1600 ईस्वी में 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को एक कंपनी का निर्माण किया जाता है और उस कंपनी का नाम रखा जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी। और इसी कंपनी को पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के लिए वहां की शासिका महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा एक चार्टर प्रदान किया जाता है। चार्टर का हिंदी रूप जान लीजिएगा आप लोग, राजाज्ञा। इसका अर्थ होता है आपका राजाज्ञा, ये ध्यान रखिएगा, राजाज्ञा। तो राजाज्ञा प्रदान किया जाता है और इसी राजाज्ञा अधिनियम को हम लोग चार्टर अधिनियम कहते हैं। यद्यपि यह अधिनियम सबसे पहले 1600 ईस्वी में प्रदान किया गया था, तो यहाँ पर इसे हम लोग चार्टर अधिनियम 1600 ईस्वी कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा। इसमें कुछ प्रावधान किए गए। सबसे पहले क्या किया गया, तो यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी के संगठन और उसकी शक्तियां निर्धारित की जाती है। और यह जो चार्टर एक्ट दिया गया था, चार्टर अधिनियम जो दिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को, यह पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के लिए दिया गया था। और इस चार्टर की अवधि थी 15 वर्ष, यानी कि अगले 15 वर्ष के पश्चात इसे फिर से एक नया चार्टर दिया जाएगा या किसी नई कंपनी को दिया जा सकता था यह अधिकार। लेकिन हम लोग देखते हैं कि भविष्य में भी इस ईस्ट इंडिया कंपनी को ही विभिन्न चार्टर अधिनियम के माध्यम से भारत और पूर्व के देशों के साथ व्यापार की अनुमति इंग्लैंड के द्वारा दी जाती है। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि इसी चार्टर अधिनियम में कहा गया था जो भी न्यायिक कार्यवाही होगी या न्यायिक अधिकार क्षेत्र होगा, वह इस चार्टर का जो न्यायिक अधिकार था वह केवल और केवल अंग्रेजों पर ऊपर ही होना था। इसके अतिरिक्त इसी चार्टर अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रबंधन व्यवस्था मैनेजमेंट सिस्टम को भी डिफाइन करने का प्रयास किया गया था, जिसके अंतर्गत इसमें एक गवर्नर और 24 अन्य सदस्यों को शामिल किया गया था। कालांतर में हम लोग देखते हैं कि आने वाले अगले अधिनियमों में देखेंगे कि इसी एक गवर्नर और 24 सदस्यों का जो परिवर्तन है वह कालांतर में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के रूप में हो जाता है। 1600 ईस्वी के पश्चात हम लोग देखते हैं कि चार्टर अधिनियम 1661 आता है। इसे हम लोग न्यायिक चार्टर के नाम से भी जानते हैं, ये ध्यान रखिएगा। न्यायिक चार्टर के नाम से किसे जाना जाता है, तो चार्टर अधिनियम 1661 को जाना जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक फैक्ट आप लोगों को यहाँ से प्राप्त हो रहा है। और इसका जो न्यायिक अधिकार दिया गया वह कंपनी के भारतीय कर्मचारियों के ऊपर भी लागू कर दिया गया। पहले क्या था कि जो चार्टर का जो न्यायिक अधिकार था वह केवल अंग्रेजों के ऊपर ही लागू होता था, लेकिन 1661 में इसे भारतीय कर्मचारियों के ऊपर भी बढ़ा दिया गया। और यहाँ पर आंग्ल विधि का इसी के साथ में हम लोग देखते हैं कि अंग्रेजी लॉ का भारत में पहली बार आगमन होता है चार्टर अधिनियम 1661 के द्वारा। इसके पश्चात चार्टर अधिनियम 1669 ईस्वी आता है और यह पहली बार था कि जब कंपनी को एक क्षेत्र विशेष पर संप्रभुता प्राप्त हुई थी, उसके पश्चात इस अधिनियम को लाया गया था। और यहाँ पर क्षेत्र कौन सा था, तो बॉम्बे बंदरगाह और द्वीप। ध्यान रखिएगा, बॉम्बे बंदरगाह और द्वीप। इसे अंग्रेजों को पुर्तगाल से यह क्षेत्र प्राप्त हुआ था दहेज के रूप में कैथरीन और चार्ल्स के विवाह के उपरांत। और चार्ल्स ने इसे क्या किया, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर दे दिया था। तो इस प्रकार से ये क्षेत्र प्राप्त होता है और यहाँ पर चार्टर अधिनियम 1669 ईस्वी को भी लागू किया जाता है। अब आते हैं 1726 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि इसमें मूलतः आंग्ल केंद्रित न्यायिक प्रणाली स्थापित करने का प्रयास किया गया भारत में। और इसी के माध्यम से हम लोग देखते हैं
कि बंगाल, मद्रास, कलकत्ता प्रेसिडेंसी में जो न्यायिक प्रक्रियाएं थी वो अंग्रेजी कानूनों के आधार पर चलाई गई। विधायी शक्तियों की बात करें तो कंपनी के गवर्नर जो थे वो डायरेक्टर्स के अधीन कर दिए जाते हैं और एक नया संविधान कंपनी पर लागू कर दिया जाता है चार्टर अधिनियम 1726 के माध्यम से। इसके अतिरिक्त एक मेयर के न्यायालय की स्थापना भी आपका चार्टर अधिनियम 1726 के माध्यम से किया जाता है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि इसके उपरांत हम लोग देखते हैं 1765, ये ध्यान रखिएगा 1765। इससे पूर्व हम लोग दो युद्धों को हम लोग देखते हैं। एक है हमारा पलासी का युद्ध 1757 और दूसरा है बक्सर का युद्ध 1764, ये ध्यान रखिएगा। और इन्हीं दोनों युद्धों के पश्चात बंगाल पर अंग्रेजी आधिपत्य स्थापित हो जाता है। पलासी के युद्ध की बात करेंगे तो क्लाइव के द्वारा यहाँ पर सिराजुद्दौला को पराजित किया जाता है और इसके पश्चात बंगाल की जो वास्तविक शासक बनती है वह ईस्ट इंडिया कंपनी बन जाती है। 1764 ईस्वी का जब बक्सर का युद्ध होता है तो ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त हम लोग देखें तो सिविल और राजस्व अधिकार उसे प्राप्त होता है बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। ये ध्यान रखिएगा 1765 ईस्वी में ये अधिकार इसे प्राप्त होते हैं जब क्लाइव के द्वारा इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर कर दिए जाते हैं। तो इलाहाबाद की जो संधि हुई थी 1765 में हुई थी। इससे पूर्व यदि हम लोग थोड़ा सा हिस्टोरिकल फैक्ट्स की बात करें तो मीर कासिम की पराजय यहाँ पर होती है जो कि मुगल शासक और अवध के नवाबों की संयुक्त सेना का नेतृत्व कर रहा होता है। तो बक्सर के युद्ध में हम लोग हिस्टोरिकल फैक्ट्स में ज्यादा नहीं जाएंगे, तो ध्यान रखिएगा बक्सर के युद्ध में मीर कासिम की पराजय के उपरांत हम लोग देखते हैं कि अवध और मुगल शासक के साथ में इलाहाबाद की संधियां अलग अलग होती है 12 अगस्त और 17 अगस्त को। तो इसी प्रकार हम लोग देखते हैं कि पहली बार बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना कर दी जाती है और यह 1765 ईस्वी से लेकर के 1772 ईस्वी तक यानी कि वॉरेन हेस्टिंग्स के आने के पश्चात तक ये यहाँ पे लागू रहती है। इसका यहाँ पर दिया गया क्या कि अधिकार दिया गया कंपनी को, कहने का आशय है जो भी राजस्व वसूली करने का अधिकार दिया जाता है वह ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया जाता है और जो भी निजामत के कार्य थे यानी कि जो भी उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य थे जैसे सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना, तो वो सारा का सारा काम दे दिया जाता है बंगाल के नवाब को, ये ध्यान रखिएगा। और इस द्वैध शासन को बंगाल में लागू करने का श्रेय जाता है ये लॉर्ड क्लाइव को। बंगाल में द्वैध शासन लागू करने का श्रेय लॉर्ड क्लाइव को चला जाता है। कंपनी के पास में राजस्व अधिकार और शासन का जो उत्तरदायित्व था वह बंगाल के नवाब को प्रदान कर दिया जाता है। अब बात करते हैं भारत के संवैधानिक विकास की, तो इसे हम लोग दो खंडों में इसके पश्चात बांट करके लेकर चलेंगे। अब ऐसा क्यों है, तो इसका सबसे बड़ा रीजन है हमारा 1857 का विद्रोह। 1857 ईस्वी के विद्रोह के पश्चात भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और भारत का जो शासन था प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश ताज को सौंप दिया जाता है। और यहाँ का जो वायसराय या कह लें भारत का जो गवर्नर जनरल था वह ब्रिटेन के शासक के अंतर्गत ही यहाँ का शासक था। वायसराय का अर्थ ही हो जाता है आपका उप राजा, ध्यान रखिएगा। वायसराय का जो अर्थ होता है वह होता है उप राजा, ये ध्यान रखिएगा। और ब्रिटिश ताज के प्रत्यक्ष शासन के अंतर्गत भारत को शासित किया जाने लगता है। तो कंपनी के शासनाधीन विकास हम लोग देखते हैं तो 1773 से लेकर के यानी रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के डलहौजी के काल तक 1857 ईस्वी तक जो आपका एक्ट आया था वहां तक, और 1858 लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल से लेकर के 1947 तक माउंटबेटन प्लान तक हम लोग देखते हैं कि ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष शासन भारत के ऊपर चलाया जाता है। और इसी को हम लोग भाग 1 और भाग 2 के अंतर्गत विभाजित करते हैं। यहाँ पर सैनिक विद्रोह याद रखिएगा, सैनिक विद्रोह बहुत बड़ा ब्रेक पॉइंट था भारत की शासन व्यवस्था को लेकर के। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में शासन के लिए जो ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किए गए चार्टर्स थे वो क्या क्या थे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं चार्टर अधिनियम 1773, जिसे कि हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से भी जानते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पर ध्यान रखना है आपको कि इस रेगुलेटिंग एक्ट का तात्पर्य था कि कंपनी के काम और उसके दायित्वों को रेगुलेट करना, इसीलिए चार्टर अधिनियम 1773 को रेगुलेटिंग अधिनियम भी कहा जाता है, रेगुलेटिंग एक्ट भी
कहा जाता है। यह ब्रिटिश संसद का पहला प्रयास था कि कंपनी के शासन को नियंत्रित और उसे नियमित करने का, तो रेगुलेट करने का यह पहला प्रयास था। इसके अतिरिक्त प्रथम बार मान्यता किसको दी गई है, तो कंपनी के राजनैतिक और प्रशासनिक कार्यों को यहाँ पर मान्यता दी गई है। ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है आप लोगों के लिए, प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि किस अधिनियम के द्वारा कंपनी के राजनैतिक और प्रशासनिक अधिकारों को पहली बार मान्यता दिया गया था। तो चार्टर एक्ट 1773 या रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। और इसी एक्ट के द्वारा हम लोग देखते हैं कि भारत में एक केंद्रीय शासन की आधारशिला रखने का प्रयास भी किया जाता है। अब यहाँ पर क्या हो जाता है कि जो बंगाल का जो गवर्नर था उसे बंगाल का गवर्नर जनरल पदनाम दिया जाता है। ये ध्यान रखिएगा, बंगाल के गवर्नर का पदनाम परिवर्तित करके बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। और पहला बंगाल का गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स तत्कालीन बंगाल का गवर्नर था। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना की जाती है, जिसमें एक निदेशक मंडल, एक अस्थायी निकाय बनाया जाता है और कंपनी के राजनैतिक और वाणिज्यिक नियंत्रण के लिए इस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना कर दी जाती है। इसके अतिरिक्त गवर्नर जनरल इन काउंसिल में 4 सदस्यों की नियुक्ति की जाती है और इन चारों सदस्यों के जो नाम थे वो रेगुलेटिंग एक्ट में ही लिखे हुए थे। साथ ही साथ गवर्नर जनरल जो कि तत्कालीन वॉरेन हेस्टिंग्स थे, उनका भी नाम इस एक्ट में लिखा गया था। और गवर्नर जनरल कार्यपालिका परिषद का कार्य क्या था, तो केंद्रीय स्तर पर यह विधायन और प्रशासन का अधिकार करती है। यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, एक चीज यहाँ पे नहीं दिया गया है कि मद्रास और बंबई के जो गवर्नर थे उनको भी इस कानून के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त हम लोग देखते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा पहली बार भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है और इस न्यायालय की स्थापना 1774 ईस्वी में की गई थी। ये ध्यान रखिएगा, 1774 में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है और यह जो स्थापित किया गया था फोर्ट विलियम कलकत्ता में किया गया था और न्यायाधिकार इसका केवल अंग्रेजों के ऊपर था। और इस न्यायालय में कुल 4 सदस्य इसके न्यायाधीश थे, ये ध्यान रखिएगा। और मुख्य न्यायाधीश के रूप में एलिजा इम्पे को नियुक्त किया जाता है। कलकत्ता में स्थापित होने वाले पहले सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के कर्मचारियों पर कुछ प्रतिबंध लगाए जाते हैं, जिनमें प्रमुख था, पहला था आपका कि निजी व्यापार करने पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से। कंपनी के अधिकारियों के ऊपर में घूस लेने और उपहार लेने आदि पर भी प्रतिबंध लगाने का प्रयास रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से किया जाता है। इसके अतिरिक्त ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था भारत के साथ व्यापार करने का, उसे इस एक्ट के माध्यम से जारी रखा जाता है। अब यदि हम लोग बात करें यहाँ पर निदेशक मंडल की, तो ध्यान रखिएगा कि निदेशक मंडल में इस एक्ट के अनुसार यानी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार जो सदस्य थे इसमें कुल 24 सदस्य थे और कंपनी के हिस्सेदारों के द्वारा ये सदस्य निर्वाचित होते थे। इन सदस्यों का जो कार्यकाल था वह 4 वर्ष निर्धारित किया जाता है और सेवानिवृत्ति रखा जाता है। प्रति वर्ष कुल इन 24 सदस्यों में से 1/4 सदस्य यानी 6 सदस्य प्रति वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते थे और इनका पुनर्निर्वाचन नहीं हो सकता था। ध्यान रखिएगा, ये पुनर्निर्वाचन के योग्य नहीं होते थे। कार्य की बात करें तो ब्रिटिश सरकार को सूचना देना इनका प्रमुख काम था इस निदेशक मंडल का, और कंपनी के नागरिक राजस्व और सैन्य कार्यों या उसके सैन्य प्रकरणों की देखभाल करना इस निदेशक मंडल का मूल कार्य था। इसके अतिरिक्त हम लोग देखते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के ही द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को रख दिया गया। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि विदेश नीति और अधीक्षण मामलों में इनको किया गया, सबऑर्डिनेट कर दिया जाता है बंगाल के गवर्नर जनरल के मातहत। इसके पश्चात 1781 ईस्वी का अधिनियम आता है। इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार और प्रांतीय न्यायालयों की बात कही जाती है। यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकारों की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा कलकत्ता के सभी निवासियों पर, जो लोग कलकत्ता में निवास करते थे उन पर कलकत्ता में स्थापित किए गए सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार स्थापित कर दिया जाता है।
लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा उनके आधिकारिक कार्यों पर यह क्षेत्राधिकार लागू नहीं किया गया था। प्रांतीय न्यायालयों की बात करेंगे तो यहाँ पर ध्यान रखना है, प्रांतीय न्यायालयों के विरुद्ध जो अपील थी वो आपका गवर्नर जनरल इन काउंसिल में भी की जा सकती थी। इसके पश्चात हम लोग देखते हैं कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आता है। जूनियर द पिट्स उसमें प्रधानमंत्री थे, सॉरी विलियम पिट उस समय प्रधानमंत्री थे और तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री के नाम पर ही इनका नाम, इस एक्ट का नाम पिट्स इंडिया एक्ट रखा गया था। ये पहली बार हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी के इतिहास में कि कंपनी शासित क्षेत्र को ब्रिटिश सरकार के अधीन मान्य किया गया था, ये ध्यान रखेगा। और ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर सरकारी नियंत्रण बढ़ा दिया जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो पिट्स इंडिया एक्ट के तहत ही हम लोग कंपनी के कार्यों को विभाजित कर पाते हैं कि एक राजनीतिक कार्य और दूसरा वाणिज्यिक कार्य, यानी कि पिट्स इंडिया एक्ट ने कंपनी के कार्यों को विभाजित करने का प्रयास किया और कंपनी पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को लेकर के। तो राजनीतिक कार्यों की जब बात करते हैं हम लोग तो नियंत्रण परिषद के अधीन किया गया, जिसके सदस्यों की संख्या 6 थी, और वाणिज्यिक कार्यों के लिए निदेशक मंडल के अधीन किया जाता है। ध्यान रखिएगा, नियंत्रण परिषद और निदेशक मंडल दोनों अलग अलग कार्यों के लिए थे और निदेशक मंडलों की संख्या जो थी वो 24 थी। नियंत्रण परिषद के 6 सदस्य जो थे, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक कार्यों को नियंत्रित करते थे, उनमें अगर हम लोग देखें तो 4 सदस्य प्रीवी काउंसिल से चुने जाते थे। ये 6 सदस्य थी नियंत्रण परिषद जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण रखती थी। अध्यक्ष जो था वो भारत का राज्य सचिव था और ब्रिटिश वित्त मंत्री इसमें शामिल होते थे। इनके कार्यों की बात करेंगे तो ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को संचालित करना और उनका मार्गदर्शन करना, किस लिए, तो भारत के शासन के लिए। और ये अधीक्षण करती थी कार्यों का कि ईस्ट इंडिया कंपनी का राजस्व कैसा है, सेना और उसके नागरिक मामलों पर किए गए कार्यों का अधीक्षण ये नियंत्रण परिषद करती थी। इसके अतिरिक्त पिट्स इंडिया एक्ट के आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर कंपनी के व्यवसाय पर या व्यापार पर अहस्तक्षेप की नीति अपनाई जाती है। साथ ही साथ यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से गवर्नर जनरल की काउंसिल के परिषद के सदस्यों की संख्या 4 निर्धारित की गई थी, लेकिन पिट्स इंडिया एक्ट में उसे घटा करके 3 कर दिया जाता है। सदस्य संख्या घटा करके 3 कर दी जाती है और प्रधान सेनापति जो होता था उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का, वह गवर्नर जनरल के काउंसिल का एक पदेन सदस्य बना दिया जाता है। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि गवर्नर जनरल इन काउंसिल में केवल अनुबंधित सिविल सेवक ही शामिल हो सकते थे। यहाँ पर एक अन्य तथ्य ध्यान रखना है कि यहाँ पर सभी आदेश जो थे, वाणिज्यिक आदेशों के अतिरिक्त सभी आदेशों पर नियंत्रण बोर्ड की अनुशंसा अनिवार्य कर दी जाती है, केवल वाणिज्यिक आदेशों को छोड़ करके। और नियंत्रण की शक्ति जो रखी जाती है वह नियंत्रण बोर्ड, निदेशक मंडल और गवर्नर जनरल के अंतर्गत इस प्रकार से एक क्रम बनाया जाता है और नियंत्रण की शक्ति रखी जाती है। यानी नियंत्रण बोर्ड जो था वो निदेशक मंडल पर, निदेशक मंडल पर निदेशक मंडल गवर्नर जनरल के ऊपर अपना नियंत्रण रखेगा। इसके पश्चात 1786 ईस्वी का अधिनियम आता है और इसके पश्चात ही हम लोग देखते हैं कि भारत में लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे वो गवर्नर जनरल बनकर के आते हैं। और इसका यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि 1786 ईस्वी का अधिनियम केवल लाया गया था तो प्रधान सेनापति का जो कार्य था वह गवर्नर जनरल भी कर सकता था। इसी के लिए 1786 ईस्वी का मूल अधिनियम लाया गया था। इसके अतिरिक्त गवर्नर जनरल को वीटो शक्ति प्रदान कर दी जाती है। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा यह जो वीटो शक्ति दी गई थी वह दिया गया था सुरक्षा के लिए, यानी कि भारतीय साम्राज्य के हित में और भारत में शांति स्थापित करने के मामलों के ऊपर में गवर्नर जनरल वीटो लगा सकता था। साथ ही साथ गवर्नर जनरल को अपनी परिषद में या परिषद का निर्णय को रद्द करने की शक्ति दी जाती है या वीटो लगाने की शक्ति दी जाती है। साथ ही साथ गवर्नर जनरल अपना निर्णय लागू कर सकता था, जिससे कि यदि वो भी तो परिषद अगर असहमत है तो भी वीटो की शक्ति का उपयोग करके गवर्नर जनरल अपने नियम को या निर्णय को लागू कर सकता था। इसके पश्चात चार्टर अधिनियम 1793 ईस्वी आता है और इसमें गवर्नर जनरल को अपनी परिषद में एक उपाध्यक्ष को नियुक्त करने का शक्ति प्रदान कर दिया जाता है। साथ ही साथ
गवर्नरों को सब वीटो शक्ति प्रदान की जाती है और यह वीटो शक्ति सभी प्रेसिडेंसियों के गवर्नरों को दे दी जाती है। साथ में ध्यान रखना है कि भारत में जो राजस्व था उस पर नियंत्रण बोर्ड का वेतन और पेंशन और 5 लाख पाउंड वार्षिक ब्रिटिश शासन को देना निर्धारित किया जाता है 1793 ईस्वी के इस एक्ट के द्वारा। और यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि यह जो ब्रिटिश अधिकारियों को वेतन भत्ता पेंशन और ब्रिटिश शासन को दिया जाने वाला वार्षिक खर्च या वार्षिक अनुदान कह लीजिए या वार्षिक लाभ का हिस्सा कह लीजिए, वह 1793 से ही दिया जाने लगा। और यहाँ पर पदेन सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। हम लोग पूर्व में ही देख चुके थे कि पिट्स इंडिया एक्ट के अनुसार जो चौथा सदस्य था, जो सेनापति होता था, वह गवर्नर जनरल के काउंसिल का पदेन सदस्य होता था। तो पदेन सदस्यता यहाँ पर समाप्त कर दी जाती है किसकी? तो गवर्नर जनरल के काउंसिल की। और फिर से सदस्यों की संख्या काउंसिल में 3 हो जाती है। इसके पश्चात 1813 ईस्वी का अधिनियम आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट अधिनियम है। और इसमें हम लोग देखते हैं कि स्थानीय शासन, व्यापारिक एकाधिकार और ब्रिटिश संसद द्वारा अनुमोदन, ये 3 मुद्दों पर हम लोग यहाँ पर इस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले है कि 1813 ईस्वी के एक्ट के अनुसार अगर हम लोग देखें तो स्थानीय शासन को कर आरोपित करने का अधिकार दे दिया जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा भी जा सकता है कि किस चार्टर एक्ट के अनुसार स्थानीय शासन को कर आरोपित करने का अधिकार दिया जाता है। तो चार्टर अधिनियम 1813 है। और वहीं पर कर भुगतान न होने पर दंड देने का भी अधिकार स्थानीय शासन को दे दिया जाता है। इसके अतिरिक्त हम लोग देखते हैं कि भारत में ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए ईसाई मिशनरियों को भारत आने की अनुमति 1813 ईस्वी के एक्ट के द्वारा दे दी जाती है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था उसे समाप्त कर दिया जाता है। भारत से व्यापार पर ध्यान रखिएगा, भारत से व्यापार पर जो एकाधिकार था ईस्ट इंडिया कंपनी का उसे समाप्त कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर अभी भी कंपनी एक व्यापारिक शक्ति के रूप में स्थापित थी। इसलिए तो भारत के साथ होने वाले चाय के व्यापार और चीन के साथ जो भी व्यापार होना था वह ईस्ट इंडिया कंपनी ही करती। यानी अंशतः हम लोग देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक कार्यों को समेटने का काम प्रारंभ कर दिया गया था। यहाँ पर अंशतः समेटा गया और 1833 में इसे पूर्णता प्रदान कर दी जाती है। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि इसी एक्ट में ब्रिटिश संसद के द्वारा अनुमोदन किया जाता है कि कंपनी के क्षेत्राधिकार में ब्रिटिश संप्रभुता स्पष्टता स्थापित कर दी जाती है। साथ ही साथ कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसियों की विधियों का अनुमोदन ब्रिटिश संसद के द्वारा करवाना अनिवार्य होता है। साथ ही साथ यहाँ पर ध्यान रखना है, एक और काम किया गया कि शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट में किया गया था। लेकिन यह 1835 ईस्वी तक इसमें से 1 पाई खर्च नहीं की गई थी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और प्रश्न पूछा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। इसके पश्चात 1833 ईस्वी का एक्ट देखते हैं तो यहाँ पर भारत में ब्रिटिश शासन का केंद्रीयकरण किया गया। ये ध्यान रखिएगा, भारत में ब्रिटिश शासन का केंद्रीयकरण चार्टर अधिनियम 1833 के अंतर्गत किया जाता है। और बंगाल का जो गवर्नर जनरल था अब उसका पदनाम परिवर्तित करके भारत का गवर्नर जनरल कर दिया जाता है। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यह जो कालखंड था लॉर्ड विलियम बेंटिक का शासन था, इसीलिए हम लोग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड विलियम बेंटिक का नाम जानते हैं। ध्यान रखिएगा, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल जो था वह लॉर्ड विलियम बेंटिक था। अब सुधार इसमें क्या किया गया? तो सबसे पहले प्रशासनिक केंद्रीकरण की बात करें तो प्रेसिडेंसियों में गवर्नर के परिषदों की सदस्य संख्या घटा करके 2 कर दी जाती है। ये ध्यान रखिएगा, प्रेसिडेंसी की बात हो रही है। और गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद को यहाँ पर समूचे भारतीय क्षेत्र पर लागू कर दिया जाता है। यानी जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा क्षेत्र जीते गए थे वहां पर गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद का नियंत्रण स्थापित कर दिया जाता है। साथ ही साथ समस्त कार्यपालिका शक्ति किसकी थी? गवर्नर जनरल की थी। और भारत परिषद की सरकार जो थी अब कहलाने लगी भारत की सरकार। ये ध्यान रखिएगा, यह 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा होता है। साथ ही साथ बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी की जो विधायिका शक्ति थी
उसे यहाँ पर समाप्त कर दिया जाता है। अब बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी जो थी वो भारत के गवर्नर जनरल को या उसकी परिषद को केवल अपने सुझाव दे सकते थे। इसके अतिरिक्त तो किसी प्रकार के विधायक किसी प्रकार के कानून का निर्माण नहीं कर सकते थे। अब यहाँ पर था कि विधायिका का केंद्रीकरण किया गया कहां पर, तो गवर्नर जनरल के परिषद में कर दिया गया है और समूचे भारत क्षेत्र की जो समस्त विधायिका शक्ति निहित थी वह भारत के गवर्नर जनरल या बंगाल के गवर्नर में निहित कर दी जाती है। साथ ही साथ एक चौथा सदस्य गवर्नर जनरल की परिषद में जोड़ा जाता है जिसे विधिक सदस्य के रूप में कहा जाता है और इसका काम था केवल सलाह देना। ध्यान रखिएगा, केवल सलाह देना इसका मूल कार्य था और पहले विधि सदस्य के रूप में लॉर्ड मैकाले को नियुक्त किया जाता है। ये ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न बराबर पूछता है कि गवर्नर जनरल की परिषद में पहले विधिक सदस्य के रूप में किसकी नियुक्ति की गई, तो लॉर्ड मैकाले की जाती है। अब यहाँ पर क्या किया गया कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को अब पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जाता है। जो चाय और चीन के साथ में यानी भारतीय चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार पर अभी भी 1813 के एक्ट के द्वारा जो ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार दिया गया था उसे यहाँ पर पूर्णतः समाप्त कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। और यानी कंपनी अब भारत में एक व्यापारिक कंपनी ना होकर के एक पूर्ण रूप से राजनीतिक कंपनी के रूप में स्थापित कर दी जाती है। तो यहाँ पर कंपनी का अब भारत में कार्य बचा क्या, वो आखिर यहाँ पे अब काम करेगी क्या, तो उसका मूल काम था राजनीतिक और प्रशासनिक कार्य और वाणिज्यिक कार्य जो कि व्यापारिक कार्य था वो पूर्णतः समाप्त कर दिया जाता है। अब कंपनी कर्मचारियों की नियुक्ति में यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो आधार बनाया जाता है वह जन्म स्थान, रंग, वंश, धर्म, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करने की बात कही जाती है। ये ध्यान रखिएगा, 1833 एक्ट का ये एक प्रमुख प्रावधान था कि भारतीयों को भी कंपनी के कर्मचारियों के रूप में नियुक्त करने की बात इस एक्ट में कही गई, लेकिन यहाँ पर कितना लागू हुआ ये हम लोग भी जानते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर बात कहा गया कि कंपनी के कर्मचारियों की जो नियुक्ति होगी वह एक खुली प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर होगी और पहली बार ये चीज कहा गया कि सिविल सेवकों के चयन के लिए एक खुली प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा, लेकिन निदेशक मंडल जो थे उनके कठिन विरोध पर इस प्रावधान को निरस्त या समाप्त कर दिया जाता है। वहीं भारत सरकार को निर्देश दिया जाता है कि वो भारत में दासता के उन्मूलन या दासता को समाप्त करने का कार्य करें और दासों की स्थिति में सुधार करने का कार्य करने का आदेश दिया जाता है। साथ ही साथ वित्तीय केंद्रीकरण किया गया और गवर्नर जनरल के अधीन जो है कुल राजस्व जो कि आय और व्यय, तो आय और व्यय का जो भी लेखा जोखा था वह गवर्नर जनरल के अधीन किया जाने लगा। और भारत में जो निर्मित विधि थी वह पूर्व में विनियम कहलाती थी लेकिन अब वह अधिनियम कहलाई जाने लगी। ये ध्यान रखिएगा, भारत में होने वाली जो विधियां थी उसे 1833 के एक्ट के पहले विनियम कहा जाता था लेकिन 33 के पश्चात वह अधिनियम कहा जाने लगा। अब यहाँ पर जो विधि आयोग की नियुक्ति की गई थी यह नियुक्ति भारत के गवर्नर जनरल के द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था, तो भारतीय विधियों का संहिताकरण, भारतीय विधियों का समेकन, संहिताकरण और उसका परिशोधन, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर 2-3 प्रकार की विधियां प्रचलित थी, हिंदुओं के लिए अलग, मुस्लिमों के लिए अलग, तो उन सभी का समेकन करने का बात कहा गया, संहिताकरण करने का बात इस विधि आयोग के द्वारा कहा गया था। और प्रथम 1834 ईस्वी में चार्टर अधिनियम के द्वारा इस विधि आयोग की स्थापना की गई थी जिसका अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले था। इसके अतिरिक्त लाइसेंस प्रणाली को समाप्त कर दिया गया 1833 के एक्ट के द्वारा। अब भारत के साथ कोई भी अंग्रेज नागरिक व्यापार कर सकता था, वह भारत में संपत्ति अर्जित करने का अधिकारी हो सकता था। और अध्यक्ष जो नियंत्रण परिषद का था अब वह भारतीय मामलों का मंत्री बना दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, जो निदेशक मंडल के ऊपर में नियंत्रण कर रहा था ब्रिटेन में नियंत्रण परिषद, उसका अध्यक्ष भारतीय मामलों का मंत्री बना दिया जाता है। और इसी एक्ट के उपरांत हम लोग देखते हैं कि भारतीय दासता अधिनियम 1843 पारित किया जाता है जिसे हम लोग 1843 का अधिनियम 5 के अंतर्गत जानते हैं। और इसी एक्ट के द्वारा भारत में दासता को अवैध घोषित कर दिया जाता है। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि भारतीय दासता अधिनियम 1843 को भारत में गवर्नर जनरल परिषद के द्वारा पारित किया गया था। और यहाँ ध्यान रखने योग्य तथ्य है
कि लॉर्ड एलन बरो के शासनकाल में भारतीय दास्ता अधिनियम पारित किया गया था। इसके पश्चात 1853 ईस्वी का चार्टर एक्ट दिया जाता है, और यहाँ पर ध्यान रखिएगा यह पहला चार्टर एक्ट था जो कि तिथि रहित था। इससे पहले सभी चार्टर एक्ट में तिथियां दी जाती थी, यानी ये कितने वर्षों के लिए दी जा रही है। यहाँ पर कितने वर्षों का दिया जा रहा है ये लिखा नहीं गया था। अब यहाँ पर क्या किया गया, जो निदेशक मंडल थे उनके सदस्यों की संख्या 24 से घटा करके 18 कर दी गई, और इन 18 में से जो 6 सदस्य थे उसे ब्रिटेन के शासक वर्ग के द्वारा नामित किया जाना था। बाकी के 12 सदस्यों का जो नामांकन था या चुनाव जो था वह निदेशक मंडल के द्वारा वो आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयर धारकों या हिस्सेदारों के द्वारा किया जाना था। इसके अतिरिक्त लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति भारत में की जा सकती थी, नियुक्त कर सकता था आपका गवर्नर जनरल, और सर फ्रेडरिक हॉलिडे जो था इसे भारत में पहला लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया जाता है, और सर फ्रेडरिक हॉलिडे को बंगाल का प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर 1854 ईस्वी में नियुक्त किया जाता है। यह ध्यान रखिएगा, भारत का पहला लेफ्टिनेंट गवर्नर बंगाल के लिए सर फ्रेडरिक हॉलिडे को नियुक्त किया जाता है। इसके अतिरिक्त गवर्नर जनरल को अधिकार दिया जाता है कि निदेशक मंडल को अधिकार दिया जाता है, शायद मैंने आप लोगों को अभी बोला है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति, तो ध्यान रखिएगा निदेशक मंडल को ही अधिकार दिया गया था लेफ्टिनेंट गवर्नर को नियुक्त करने का, यह ध्यान रखिएगा। और निदेशक मंडल को ही अधिकार दिया जाता है कि वह नई प्रेसिडेंसी बनाए और बनाने के लिए अधिकृत कर दिया गया। इसके अतिरिक्त निदेशक मंडल जो थे वो विद्यमान प्रेसिडेंसियों की सीमाओं में परिवर्तन करने के लिए भी अधिकारी बनाए जाते हैं, उन्हें अधिकृत कर दिया जाता है। जो भी मद्रास, बॉम्बे या बंगाल की प्रेसिडेंसियां थी उनके सीमाओं में यदि किसी प्रकार का परिवर्तन करना होता था तो वह भी निदेशक मंडल के माध्यम से होता था। इसके अतिरिक्त यहाँ पर पहली बार बोला गया कि सिविल सेवकों की जो नियुक्ति होगी वो खुली प्रतियोगिता के द्वारा होगी, और यहीं पर हम लोग देखते हैं कि भारतीय सिविल सेवा आती है। और यह शासनकाल था आपका लॉर्ड डलहौजी का। लॉर्ड डलहौजी जो कि एक साम्राज्यवादी शासक के रूप में जाना गया, इसी के शासनकाल में भारतीय सिविल सेवा का जो नियुक्ति थी वो खुली प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर की जाने लगी। और इसके लिए हम लोग देखते हैं कि लॉर्ड मैकाले समिति का 1854 ईस्वी में गठन किया जाता है, और इसी की सिफारिश के आधार पर 1855 ईस्वी में प्रथम प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाती है, और भारतीयों को अनुमति दी जाती है कि इस प्रतियोगिता परीक्षा में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और परीक्षा पास करके आप भारतीय सिविल सेवा में नियुक्त हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम लोग देखते हैं कि संसदीय प्रणाली की सरकार की आधारशिला रखी जाती है। 1853 के इस चार्टर एक्ट के द्वारा हम लोग देखते हैं कि भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार की आधारशिला रखी जाती है, और इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए। तो सबसे पहले हमारा कि ब्रिटिश संसद की प्रक्रिया पर यह आधारित थी, ये ध्यान रखिएगा। पहली बार यहाँ पर पृथक्करण किया जाता है किस चीज में, तो विधायन कार्य और शक्तियों के अंतर्गत यहाँ पर पृथक्करण या अलग किया जाता है, और कार्यपालन का जो कार्य था वह शक्तियों से अलग कर दिया जाता है दोनों को। और पहली बार यहाँ पर स्थानीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत कर दी जाती है। कहां पर, तो केंद्रीय विधायिका में पहली बार स्थानीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत की जाती है, और गवर्नर जनरल की जो विधान परिषद थी उसे स्थापित किया जाता है। यानी विधायी कार्यों के लिए, विधायी कार्य हेतु गवर्नर जनरल के विधान परिषद को स्थापित किया गया। इसे हम लोग जानते हैं भारतीय या केंद्रीय विधान परिषद के रूप में भी इसे नामकरण इसका किया जाता है। और इसमें था कौन कौन, तो कमांडर इन चीफ और 6 विधायी सदस्य इसमें शामिल किए जाते हैं, जो कि गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद निर्मित करते थे। ध्यान रखिएगा, गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद में कमांडर इन चीफ के साथ साथ 6 विधायन सदस्यों को भी शामिल किया जाता है। इसके पश्चात हम लोग देखते हैं कि भारत में सैनिक क्रांति 1857 होती है, और इसके पश्चात भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन का कार्य लेकर के उसे प्रत्यक्ष तौर पर ब्रिटिश ताज को सौंप दिया जाता है। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि भारत में भारत शासन अधिनियम 1858 ईस्वी पारित करके भेजा जाता है। इसे नाम दिया गया कि भारत की बेहतर सरकार के लिए अधिनियम, इसका नाम दिया गया। और ब्रिटेन की महारानी को भारत की साम्राज्ञी घोषित कर दिया जाता है। साथ ही साथ
भारत से कंपनी के शासन को समाप्त करके ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष शासन यहाँ पर लागू कर दिया जाता है। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो भारत का गवर्नर जनरल था उसका पदनाम परिवर्तित करके भारत का वायसराय कर दिया जाता है और तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को भारत का प्रथम वायसराय बनाया जाता है, जिसका कार्यकाल 1858 से लेकर के 1862 ईस्वी तक होता है। और गवर्नर जनरल जो था भारत में वह ब्रिटिश ताज के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहा होता है। इसके अतिरिक्त हम लोग देखते हैं कि ब्रिटेन में जो दोहरी व्यवस्था बनाई गई थी, सरकार की व्यवस्था, एक निदेशक मंडल की और दूसरी नियंत्रण परिषद की, इसे समाप्त कर दिया जाता है और यहाँ पर समाप्त करके एक नई व्यवस्था लाई जाती है जिसके अंतर्गत भारत राज्य सचिव का पद सृजित किया जाता है और इसका प्रशासनिक शक्ति जो थी वो समस्त भारत के ऊपर लागू होती थी। और यहाँ पर भारत सचिव के अतिरिक्त एक भारत परिषद का गठन किया जाता है जिसमें सदस्यों की कुल संख्या 15 निर्धारित कर दी जाती है, जिसमें एक अध्यक्ष जो कि भारत राज्य सचिव होता था और अन्य सदस्य नियुक्त किए जाते थे। यह एक सलाहकारी प्रकार का निकाय बनाया जाता है जिसका काम था कि भारत के शासन के लिए सलाह मशवरा देना और ये आपका मूल रूप से भारत के राज्य सचिव के नियंत्रण में होता था, यह ध्यान रखेगा। इसके पश्चात भारतीय परिषद अधिनियम 1861 पारित किया जाता है। यह भारतीय संविधान के निर्माण में बड़ा इंपॉर्टेंट एक अधिनियम है, ये ध्यान रखिएगा। और इसी में हम लोग देखते हैं कि भारतीय विधान परिषद का विस्तार किया जाता है। इसमें अतिरिक्त सदस्यों को जोड़ने की बात कही गई, जिसमें अधिकतम जो सदस्य थे वो 12 हो सकते थे या न्यूनतम 6 सदस्य को तो जोड़ना था भारतीय विधान परिषद में, ये ध्यान रखिएगा। और भारतीयों को अनुमति दी जाती है, ये ध्यान रखिएगा, भारतीयों को अनुमति दी जाती है कि भारत के विधान परिषद में शामिल हो। गैर सरकारी सदस्य बनाए जाते हैं और ये सदस्य जो होते हैं कम से कम आधे होने चाहिए थे। इनका काम क्या था, तो केवल विधायी कार्य इनका मूल कार्य था। इन्हें प्रश्न पूछने की, किसी विषय पर भी प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दी जाती थी। और इन गैर सरकारी सदस्यों की जो कुल कार्यकाल था वह 2 वर्ष के लिए इन्हें कार्यकाल दिया गया। ये नामित तो होते थे भारत के वायसराय के द्वारा। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि गैर सरकारी सदस्यों के अतिरिक्त 3 भारतीय सदस्यों को भी मनोनयन की बात इसमें कही गई थी। और 1862 ईस्वी में हम लोग देखते हैं कि लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीय सदस्यों को इसमें नियुक्त किया गया भारतीय विधान परिषद में। उसमें कौन कौन थे, तो बनारस के राजा, पटियाला के महाराज और सर दिनकर राव होलकर, जो कि आपके कैनिंग को 1857 ईस्वी के विद्रोह को दबाने में सहयोग किया था, उनको इन्होंने अपने परिषद में शामिल कर लिया। और यहाँ पर विधायिका का केंद्रीकरण किया जाता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि विधायन शक्ति यहाँ पर पुनः विधायक स्थापित किया जाता है बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसियों का, और नई विधान परिषदें स्थापित की जाती हैं। बंगाल में 1862 ईस्वी में विधान परिषद बनता है। उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में 1886 ईस्वी में, पंजाब और बर्मा में 1897 ईस्वी में नई विधान परिषदों का निर्माण किया जाता है, जिसके कारण हम लोग कहते हैं कि इस एक्ट के अनुसार विधायिका का विकेंद्रीकरण कर दिया गया। वायसराय की कार्यपालिका परिषद में भी वृद्धि की जाती है और 5वें सदस्य के रूप में एक नया सदस्य जोड़ा जाता है जो कि विधि विशेषज्ञ था, ध्यान रखिएगा। और प्रधान सेनापति को बोला जाता है कि आप सदस्य बन सकता था किसका, तो वायसराय की कार्यपालिका परिषद का। और भारत सचिव द्वारा नियुक्त होने पर ध्यान रखेगा, और इसकी नियुक्ति भारत सचिव के द्वारा हो सकती थी। छठा सदस्य के रूप में 1874 ईस्वी में जोड़ा जाता है और यह मूल रूप से लोक निर्माण कार्यों के लिए वायसराय की कार्यपालिका परिषद में छठे सदस्य के रूप में नियुक्ति की जाती है। वायसराय की शक्तियां बोलेंगे तो ध्यान रखिएगा, परिषदीय कार्य के लिए अगर बात करेंगे तो नियम और आदेश बनाना, प्रांतों का बात करेंगे तो प्रांतों का गठन, उनकी सीमा आदि में परिवर्तन जो थी वो वायसराय को शक्ति ये प्रदान कर दी जाती है। इसके अतिरिक्त वायसराय को वीटो शक्ति दी जाती है, यानी केंद्रीय विधायन को यदि वायसराय चाहे तो वीटो के द्वारा रोक सकती थी, लागू नहीं कर सकता था। प्रांतीय विधायन पर भी वायसराय जो था वो वीटो लगा सकता था। साथ ही साथ वायसराय को एक शक्ति दी जाती है अध्यादेश जारी करने की, और यह जो अध्यादेश है अधिकतम 6 माह के लिए लागू होता था। कब,
जब आपातकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी तो वायसराय अपनी शक्तियों का प्रयोग करके किसी भी विधायन या विधि का निर्माण अध्यादेश के माध्यम से कर सकता था। अब हम लोग देखते हैं कि इसी एक्ट के अंतर्गत सबसे पहली बार भारत में कहा गया कि पोर्टफोलियो प्रणाली अर्थात विभागीय प्रणाली का विकास किया जाता है। लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में पहली बार 1859 ईस्वी में पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत की गई, इसीलिए हम लोग लॉर्ड कैनिंग को भारत में पोर्टफोलियो प्रणाली का जन्मदाता भी कहते हैं। और ये ध्यान रखिएगा कि इसी के माध्यम से कैबिनेट प्रणाली की भी आधारशिला रखी जाती है और पोर्टफोलियो प्रणाली जो थी वह कार्यपालिका परिषद में लागू कर दी जाती है और प्रत्येक सदस्य को कार्यपालिका परिषद के जो सदस्य थे उनको एक विशिष्ट विभाग आवंटित कर दिया जाता है, उनके दायित्वों का निर्धारण कर दिया जाता है कि आप केवल इसी दायित्व का निर्वहन करेंगे। और इसका मूल कारण क्या था कि भारत में गवर्नर जनरल या वायसराय की जो कार्यपालिका परिषद थी उसकी दक्षता या प्रशासनिक दक्षता में सुधार करने के लिए इस पोर्टफोलियो प्रणाली या विभागीय प्रणाली को बनाया जाता है। इसके पश्चात हम लोग देखते हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1892 से पारित करके भेजा जाता है और प्रतिनिधि प्रणाली थी। ध्यान रखिएगा भारत में प्रतिनिधि प्रणाली की ओर यह पहला कदम माना जाता है इसे, और ये बहुत सीमित अर्थों में इसे लागू किया गया था। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि गैर सरकारी सदस्यों की जो संख्या थी यहाँ पर बढ़ा दी जाती है। केंद्रीय विधायिका में कम से कम 10 सदस्य जो होने थे वो गैर सरकारी सदस्य हो सकते थे और 16 सदस्य जो हो सकते थे वो अधिकतम हो सकते थे। वहीं प्रांतीय विधायिकाओं में निर्धारित किया गया कि न्यूनतम 8 सदस्य गैर सरकारी सदस्य होने ही चाहिए और इनकी संख्या अधिकतम 20 हो सकती है। लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा कि गैर सरकारी सदस्यों की संख्या तो कुछ हद तक बढ़ी, परंतु अभी भी जो सरकारी सदस्य थे उनका परिषदों में बहुमत अभी भी सबसे ज्यादा था। इसके अतिरिक्त हम लोग बात करेंगे कि केंद्रीय विधायिका में जो निर्वाचित या गैर सरकारी सदस्य थे, निर्वाचित गैर सरकारी सदस्य की बात करेंगे। यहाँ पर केंद्रीय विधायिका में बात करें सबसे पहले तो प्रांतीय विधायिकाओं और बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा इनका अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता था। यह ध्यान रखिएगा निर्वाचित गैर सरकारी सदस्यों का। वहीं प्रांतीय विधायिकाओं की बात करेंगे तो इनका जो निर्वाचन था वह नगर पालिका, विश्वविद्यालय, व्यापार संघ, जिला परिषद और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों के द्वारा प्रांतीय विधायिकाओं में गैर सरकारी सदस्यों का निर्वाचन या उनका मनोनयन किया जाता था। इसके अतिरिक्त यहाँ पर ध्यान रखना है हमें केंद्रीय और प्रांतीय विधायिका के कार्य। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो केंद्रीय और प्रांतीय विधायिका थे वो केवल बजट पर चर्चा करने का अधिकार इन्हें दिया गया, किसी प्रकार के प्रश्न पूछने का या मत डालने का अधिकार अभी भी इन्हें नहीं दिया गया है। प्रस्तावित विधेयकों पर ये केवल संशोधन का सुझाव दे सकते थे, मानना न मानना वो गवर्नर जनरल की या वायसराय की कार्यपालिका परिषद के ऊपर निर्भर था। प्रश्न पूछने की यदि हम लोग बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि बजट पर तो चर्चा करने का अधिकार दिया गया लेकिन प्रश्न पूछने का नहीं। लेकिन लोक कल्याण या सार्वजनिक हित के मामलों की जब हम लोग बात करते हैं तो वहां पर प्रश्न पूछने का अधिकार इन्हें दिया गया और प्रश्न पूछने से पूर्व 6 दिन पहले की पूर्व सूचना इन्हें देनी होती थी परिषद को। वहीं ध्यान रखिएगा कि सदस्यों को पूरक प्रश्न, मतदान का और उत्तर प्राप्त करने का अधिकार नहीं दिया गया था। यानी यदि कोई गैर सरकारी सदस्य या भारतीय सदस्य जो थे लोक कल्याण या सार्वजनिक हित के मामलों पर कोई प्रश्न पूछता था तो उसे बस यही अधिकार दे दिया गया, भैया आप पूछ लिए, आप उत्तर की आशा मत कीजिएगा। अगर जो लाट साहब थे अगर खुश हो गए तो उत्तर दे सकते हैं, नहीं तो ना दिए तो कुछ नहीं कर सकते हैं, आप उनका कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको केवल अधिकार दिया गया, उत्तर देने या ना देने का जो अधिकार था वो लाट साहब का था, ये ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त भारत परिषद अधिनियम इसके पश्चात लागू करके भेजा जाता है और इसके बारे में सबसे प्रसिद्ध कथन है कि गांधी जी ने कहा था कि इस एक्ट ने हमारा सर्वनाश या सत्यानाश कर दिया है। इसे हम लोग मार्ले मिंटो सुधार के रूप में भी जानते हैं 1909 में। और मार्ले मिंटो की तो बात ही क्या कहें कि इन्होंने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल की शुरुआत करके भारत में फूट डालो और राज करो की नीति प्रारंभ कर दी। और रैमजे मैकडोनाल्ड का कथन था कि यह सुधार जो है प्रजातंत्रवाद और नौकरशाही के मध्य एक अधूरा और अल्पकालीन समझौता है। मार्ले मिंटो सुधार को लेकर के कहा था और मार्ले ने इस अधिनियम में
जो पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी उसके लिए कहा था कि हम सांप के विष के दांत बो रहे हैं। ये लॉर्ड मार्ले का कथन था, सांप के विष के दांत के, ध्यान रखिएगा। और इतना बढ़िया अधिनियम था, तो गांधी जी ने अगर कहा कि इस एक्ट ने हमारा सर्वनाश के सत्यानाश कर दिया, तो बिल्कुल इन्होंने सही कहा था। यहीं पर हम लोग देखें, पूर्व में चर्चा कर चुके हैं कि पृथक निर्वाचक मंडल यहाँ पर बनाया जाता है और सभी मुस्लिमों को अलग से एक निर्वाचक मंडल दे दिया जाता है। और इसीलिए हम लोग जानते हैं कि भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था का जनक लॉर्ड मिंटो को माना जाता है। और मुस्लिम सदस्यों का जो निर्वाचन होता था वह केवल मुस्लिम मतदाताओं के द्वारा इस एक्ट के द्वारा किया जाना निर्धारित किया गया। विधायिका का यहाँ पर विस्तार किया जाता है। केंद्रीय विधायिका की जो सदस्य संख्या थी उसे बढ़ा करके 16 से बढ़ा करके 60 सदस्य कर दिया गया। और प्रांतीय विधायिकाओं की बात करेंगे तो बॉम्बे, मद्रास, बंगाल और संयुक्त प्रांत में 50 सदस्यों निर्धारित किए जाते हैं विधायिकाओं में, और पंजाब, बर्मा और असम में 30 सदस्यों की विधायिका निर्मित की जाती है। अब विधायिका सदस्यों का भी वर्गीकरण किया गया। एक तो पदेन सदस्य होते थे, एक जो थे वो पदेन सदस्य थे, दूसरे मनोनीत सरकारी सदस्य थे, तीसरे मनोनीत गैर सरकारी सदस्य और चौथे निर्वाचित गैर सरकारी सदस्य। ये 4 प्रकार के सदस्यों का वर्गीकरण विधायिका में किया जाता है। पदेन सदस्य की बात करेंगे तो वायसराय और गवर्नर जो थे वो कार्यपालिका सदस्य, ध्यान रखिए, कार्यपालिका सदस्य जो थे वो पदेन सदस्य थे। मनोनीत सरकारी सदस्यों की अगर हम लोग बात करते हैं तो इनका मनोनयन वायसराय या गवर्नर जनरल के द्वारा किया जाता था। मनोनीत गैर सरकारी सदस्यों की बात करेंगे तो इनका भी मनोनयन वायसराय या गवर्नर के द्वारा किया जाता था। निर्वाचित गैर सरकारी सदस्य जो थे इनका जो चुनाव था वो भारतीय वर्गों के द्वारा, विभिन्न भारतीय वर्गों के द्वारा इनका चुनाव किया जाता था। यह ध्यान रखें, केवल चुनाव होता था निर्वाचित गैर सरकारी सदस्यों का। और विधायिका में बहुमत किसे था तो ध्यान रखिएगा, केंद्रीय स्तर पर सरकारी सदस्यों का बहुमत था और गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत था प्रांतीय स्तर पर। और विधायिका का कार्य विस्तार था, क्षेत्र क्या था उसका कार्य क्षेत्र। तो अब ये लोग अगर बात करें तो 3 महत्वपूर्ण मुद्दे हम लोग ले सकते हैं। पहला बजट, दूसरा पूरक प्रश्न और तीसरा लोकहित के मामले। तो सबसे पहले पूरक प्रश्न की बात करेंगे तो यहाँ पर प्रश्न पूछने की तो अनुमति दे दी गई लाट साहब के पास में। बजट पर क्या कर सकते थे, चर्चा कर सकते थे। भारतीय सदस्य भी अब बजट पर चर्चा कर सकते थे, प्रस्ताव ला सकते थे, और मतदान का अधिकार इनको नहीं दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, 1909 में भी बजट पर मतदान का अधिकार नहीं दिया गया। वहीं लोकहित मामलों की बात करेंगे तो उन पर प्रस्ताव लाया जा सकता था, लाने का अधिकार था, लेकिन ये जो प्रस्ताव थे ये बाध्यकारी प्रकृति के नहीं थे। हम प्रस्ताव ले आए, लाट साहब माने या ना माने कोई जरूरी नहीं है, बाध्यकारी नहीं था उनके लिए। इसके अतिरिक्त बात करेंगे कि भारतीय सदस्यों का जो मनोनयन होना था, इनमें 2 सदस्य, एक आपका भारत राज्य सचिव के परिषद में, भारत राज्य सचिव जो कि इंग्लैंड में बैठा हुआ था, एक या अधिक सदस्य वायसराय की परिषद में, और एक आपका गवर्नरों की परिषद में। वहीं एक सदस्य जो था वह कार्यपालिका परिषद में था, चाहे केंद्रीय हो या प्रांतीय हो। और इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि केंद्रीय स्तर पर जो पहला कार्यपालिका परिषद में सदस्य होने वाले व्यक्ति थे वो बिहार से सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। सर एसपी सिन्हा को नियुक्त किया जाता है आपका केंद्रीय कार्यपालिका परिषद में एक सदस्य के रूप में, और इन्हें विधि सदस्य के रूप में शामिल किया जाता है, मनोनीत किया जाता है। वहीं हम लोग बात करते हैं स्थानीय संस्थाओं के लिए पृथक प्रतिनिधित्व की, तो प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन बनाया जाता है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स बना दिया गया, विश्वविद्यालय बना दिया गया, और जमींदारों के लिए अलग अलग प्रतिनिधित्व की व्यवस्था कर दी जाती है। अब आता है मार्ले मिंटो के बाद मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, जो कि 1919 में आया था, और हम लोग जानते हैं इसे भारत शासन अधिनियम के नाम से। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, इसने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का इस पर कथन है कि यह भारत का ब्रिटिश संविधान है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या क्या काम हो गया। तो सबसे पहले हम लोग भारत के लिए उच्चायुक्त पद का सृजन किया जाता है इस एक्ट के अनुसार। कहां पर, तो लंदन में। और उसका प्रतिनिधि कौन था, तो भारत में गवर्नर जनरल इन काउंसिल, भारत में भारत के उच्चायुक्त का प्रतिनिधि था। इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी, तो भारत सरकार के द्वारा, ये ध्यान रखिएगा। इसका कार्यकाल निर्धारित किया जाता है 6 वर्षों का, और इसका जो वेतन था वो भारतीय राजस्व से दिया जाता है, और इसे राज्य सचिव, जो भारत राज्य सचिव था, उसकी कुछ शक्तियां प्राप्त हो जाती है। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि केंद्र में द्विसदनीय विधायिका स्थापित कर दी जाती है,
उच्च परिषद आपका उच्च सदन में और केंद्रीय विधानसभा निम्न सदन, ये ध्यान रखिएगा। राज्य परिषद की बात करेंगे तो उसमें सदस्यों की संख्या 60 निर्धारित की गई, उसका कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया जाता है। वहीं केंद्रीय विधानसभा की बात करेंगे तो 145 सदस्यों की नियुक्ति, 145 सदस्यों की विधायिका स्थापित की जाती है केंद्रीय विधानसभा, और कार्यकाल इनका निर्धारित किया जाता है 3 वर्षों का। वहीं ध्यान रखिएगा कि प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत यहाँ पर की गई, लेकिन सीमित मताधिकार के आधार पर, और जो मताधिकार का आधार दिया गया था वह था शिक्षा, संपत्ति और कर। ये ध्यान रखिएगा, शिक्षा, संपत्ति और कर को प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के लिए मताधिकार का जो प्रयोग था उसका आधार बनाया जाता है। साथ ही साथ ध्यान रखना है कि भारत में प्रशासनिक विषयों का विभाजन कर दिया जाता है। केंद्रीय विषय के रूप में राष्ट्रीय महत्व के मामले, रक्षा, विदेश संबंध आदि रखे जाते हैं। वहीं प्रांतीय विषयों के रूप में प्रांतीय या स्थानीय प्रकृति के मामले जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, विधि, भूमि आदि को रखा जाता है। बजट का भी पृथक्करण कर दिया जाता है, और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि केंद्रीय बजट और प्रांतीय बजट का विभाजन कर दिया जाता है। प्रांतीय बजट जो था वह प्रांतों के अधीन कर दिया जाता है। वहीं एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाती है। केंद्रीय लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया 1926 ईस्वी में इसे स्थापित किया जाता है। इसी के लिए हम लोग देखते हैं कि भारत में ली कमीशन की स्थापना की जाती है। ली कमीशन की स्थापना के पश्चात ही भारत में एक केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाती है। और भारत में जो 1909 ईस्वी में पृथक निर्वाचन प्रतिनिधित्व व्यवस्था की शुरुआत की गई थी, उसका यहाँ पर हम लोग विस्तार देखते हैं। अब भारत में इस निर्वाचन प्रणाली में भारतीय सिखों के अतिरिक्त ईसाई, आंग्ल भारतीय और यूरोपियनों को शामिल कर दिया जाता है। इनके लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था की शुरुआत कर दी जाती है। साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण है कि भारत के प्रांतों में इसके द्वारा द्वैध शासन प्रणाली को लागू कर दिया जाता है। और हम लोग जानते हैं कि द्वैध शासन प्रणाली के जनक के रूप में हम लोग लियोनल कार्टिस का नाम जानते हैं। उनकी कृति है डायरकी। डायरकी में लियोनल कार्टिस ने इसके विषय में चर्चा की है। और प्रांतीय विषयों का जो विभाजन किया गया है वो 2 प्रकार से किया गया है, तो आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषय का जो क्रियाकलाप था या जो भी कार्य था वह इसमें मूल रूप से अवशिष्ट विषय भी थे, और कार्यपालिका सदस्य जो गवर्नर कार्यपालिका परिषद के सदस्य थे, इसका शासन आरक्षित विषय के द्वारा किया, आरक्षित विषयों का शासन उनके द्वारा किया जाता था, गवर्नर उनके सलाह पर करता था। साथ ही साथ जो हस्तांतरित विषय थे वहां पर प्रांतीय मंत्री इन विषयों के ऊपर अपना शासन करते थे, और ये लोग जो थे विधायिका के प्रति उत्तरदायी थे। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि राज्य सचिव और वायसराय का हस्तक्षेप यहाँ पर हस्तांतरित विषयों पर नहीं होता था, ये कहा गया, लेकिन वो सब कुछ उल्टा ही था। अब बात करते हैं यहाँ पर हम लोग कि आंशिक रूप से उत्तरदायी सरकार की जो स्थापना की गई वो थी क्या, तो प्रांतों में की जाती है आंशिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना। ये विधायिका के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों द्वारा प्रशासन किया जाता था इनका, ये ध्यान रखिएगा। और पहली बार हम लोग देखते हैं कि भारत के किसी भी अधिनियम में उत्तरदायी सरकार शब्द का प्रयोग किया गया। इसी अधिनियम में 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम में हम लोग देखते हैं कि पहली बार उत्तरदायी सरकार शब्द का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि विधायिका के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों द्वारा हस्तांतरित विषयों का प्रशासन किया जाता है, पूर्व में हम लोग देख ही चुके हैं। इसके पश्चात भारत शासन अधिनियम 1935 आता है, और इस अधिनियम की जब हम लोग बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा कि भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव जो है भारत शासन अधिनियम 1935 का ही पड़ा है, और भारत के वर्तमान संविधान का जो बृहत स्रोत है यही है। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि सबसे पहली बात कि इसमें बताया गया कि एक अखिल भारतीय संघ का प्रावधान किया जाए, जो कि ब्रिटिश भारतीय प्रांत और देशी रियासतों से मिलकर के बनेंगे। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या, तो यह संघ कभी भी अस्तित्व में ही नहीं आया, कभी संघ ये बना ही नहीं। विधायिका शक्तियों का विभाजन होता है, ये ध्यान रखिएगा। और इसके लिए हम लोग देखते हैं कि संघ संवर्ती, प्रांतीय और अवशिष्ट विषय निर्धारित कर दिए जाते हैं। केंद्रीय स्तर पर बात करेंगे तो संघ सूची का विषय आता है जिसमें कुल 59 विषय रखे जाते हैं, और केंद्रीय विधायिका के लिए ये संघ सूची निर्धारित कर दी जाती है। जैसा विभाजन हम लोग आज वर्तमान समय में देखते हैं वो यहाँ पे हमें दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने योग्य कुछ तथ्य हैं, उसे हम लोग देख लेंगे। तो विदेश मामले, मुद्रा, आपका सुरक्षा बल, जनगणना आदि जो विषय थे ये संघ सूची के अंतर्गत रखे जाते हैं। संवर्ती सूची के अंतर्गत वैसे विषयों को रखा जाता है जो कि केंद्रीय और प्रांतीय विधायिकाओं के द्वारा या दोनों स्तर पर उसके लिए कानून बनाए जा सकते थे। इसमें आपराधिक विधि, सिविल प्रक्रिया और विवाह आदि को शामिल किया जाता है।
प्रांतीय सूची की बात करेंगे तो इसमें 36 विषयों को शामिल किया जाता है और प्रांतीय विधायिकाओं के द्वारा इस पर कानूनों का निर्माण होता था, जैसे पुलिस, लोक सेवा, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि ये विषय शामिल थे। और आज भी हम लोग देखते हैं कि पुलिस की जो बात करते हैं तो पुलिस आज भी हमारा प्रांतीय सूची का ही विषय है। इसके अतिरिक्त अवशिष्ट विषय की बात करेंगे, यानी जो तीनों सूचियों में शामिल नहीं किए गए हैं विषय, उनको अवशिष्ट विषय के अंतर्गत रखा गया और ये जो विषय था वायसराय के विवेकाधीन रख दिया जाता है। इसके अतिरिक्त हम लोग बात करेंगे तो केंद्रीय विधायिका में परिवर्तन कुछ हमें दिखाई देता है। एक केंद्रीय निम्न सदन बनाया जाता है जिसका कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित कर दिया जाता है और एक राज्य परिषद जिसे कि उच्च सदन कहा गया, उसका भी निर्माण कर दिया जाता है। तो यहाँ पे 1/3 सदस्य जो थे वो प्रति 2 वर्ष में कार्य मुक्त हो जाते थे। आज भी हम लोग ये प्रावधान देखते हैं और यह जो राज्य परिषद थी यह एक अस्थायी निकाय था। इसके अतिरिक्त प्रांतों में भी द्विसदनीय विधायिका स्थापित की जाती है। उस समय 6 प्रांत थे, ये ध्यान रखना है। पहला आपका जो विधायिका थी वो उच्च सदन या विधान परिषद कहलाई और दूसरी निम्न सदन या विधानसभा कहलाई और 6 प्रांत थे आपके बिहार, बंगाल, संयुक्त प्रांत जिसे आज हम लोग उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं, बॉम्बे, मद्रास और असम। इन 6 प्रांतों में द्विसदनीय विधायिका की स्थापना कर दी जाती है और एक संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया और दिल्ली में इसके लिए 1937 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो भी जजों की नियुक्ति होनी थी वो ब्रिटिश ताज के द्वारा ये नियुक्त होते थे और ये संवैधानिक और अंतर प्रांतीय विवादों का अधीक्षण करने के लिए इनको नियुक्त किया जाता है। यहाँ पर संघीय न्यायालय की ध्यान रखिएगा कि पहले न्यायाधीश के रूप में मॉरिस ग्वेर को नियुक्त किया जाता है और कुल 6 अन्य सदस्यों को भी इसमें नियुक्ति दी जाती है न्यायाधीशों के तौर पर। इसमें 2 भारतीय थे, सर मोहम्मद सुलेमान और सर एमआर जयकर और मोहम्मद सुलेमान को संघीय 1937 में दिल्ली में स्थापित सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में नियुक्त किया जाता है। इसके अतिरिक्त भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाती है, संयुक्त संघीय और प्रांतीय लोक सेवा आयोग। साथ ही साथ भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की जाती है मुद्रा और ऋण के साथ के लिए, उनके प्रबंधन और नियंत्रण के लिए। मताधिकार का विस्तार कर दिया जाता है, अब यहाँ 14% जनसंख्या का मताधिकार दिया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। पृथक प्रतिनिधित्व का विस्तार किया गया, जो आपका यूरोपियन, ईसाई, सिख, एंग्लो इंडियन और मुस्लिमों तक था, अब उसे बढ़ा करके वंचित वर्ग जिसमें अनुसूचित जाति को भी शामिल किया जाता है, महिलाओं और श्रमिक वर्गों को भी पृथक प्रतिनिधित्व के अंतर्गत इनको शामिल कर दिया जाता है। संघीय रेलवे व्यवस्था की स्थापना कर दी जाती है और समस्त भारत पर रेल के नियंत्रण के लिए एक 7 सदस्यीय प्राधिकरण वाले संघीय रेलवे परिषद की स्थापना की गई, जो कि सीधे वायसराय को रिपोर्ट करती थी। और नए प्रांतों का गठन किया जाता है जिसमें आपका सिंध और उड़ीसा को शामिल किया जाता है। बॉम्बे से अलग करके एक नया प्रांत सिंध बनाया गया और बिहार से अलग करके एक उड़ीसा नवीन प्रांत बना दिया जाता है। और भारत से 2 क्षेत्रों को अलग कर दिया जाता है, एक आपका बर्मा और दूसरा आपका एडन। बर्मा और एडन को भारत से अलग कर दिया जाता है। भारतीय परिषद समाप्त कर दिया गया जिसका गठन 1858 ईस्वी में किया गया था और भारत राज्य सचिव जो था वह सलाहकार दल के रूप में गठित कर दिया जाता है। भारत राज्य सचिव को भी हटा दिया गया और इसके लिए एक सलाहकार दल गठित किया जाता है। अब प्रांतीय द्वैध शासन की व्यवस्था की गई, जो की गई थी आपका 1919 ईस्वी में, उसे यहाँ पर समाप्त घोषित कर दिया जाता है और प्रांतों को पूर्ण स्वायत्तता प्रदान कर दिया जाता है और प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना कर दी जाती है और प्रांतों में गवर्नरों को उत्तरदायी मंत्रियों की सलाह पर कार्य करना था, जो कि 1937 ईस्वी से लागू हुआ। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि 1937 ईस्वी में जो चुनाव हुए उसके बाद विभिन्न प्रांतों में भारतीय प्रधानमंत्रियों के साथ में भारतीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति की जाती है, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ होते ही 28 माह के उपरांत ये लोग त्याग पत्र दे देते हैं। केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की गई, प्रांतों में तो समाप्त कर दिया गया लेकिन केंद्र में प्रारंभ कर दिया जाता है, ये ध्यान रखना है। और संघीय विषयों का विभाजन करके 2 भागों में आरक्षित विषय, हस्तांतरित विषय और ये लागू किया जाता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली कभी लागू ही नहीं हो पाया और 1935 ईस्वी के अधिनियम पर जवाहरलाल नेहरू जी का एक कथन था कि यह एक ऐसी कार्य है
जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। दूसरा है आपका इन्हीं के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया था कि यह गुलामी का अधिकार है और दासता का आज्ञा पत्र जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था। इसके पश्चात हम लोग देखते हैं कि भारत में स्वतंत्रता आंदोलन बहुत तेजी से बढ़ रहा था। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो आक्रमण था, आईएनए का विद्रोह होता है अंग्रेजी सेना के मध्य में। तो बहुत सारे घटनाक्रम बहुत तेजी से बदलाव हो रहे थे। अब द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अंग्रेज वैसी आर्थिक शक्ति रही नहीं, ब्रिटेन वैसी आर्थिक शक्ति रही नहीं कि वो भारत पर नियंत्रण स्थापित करके रखे। तो वो लोग सोचते हैं कि चलो अब भारत को किसी प्रकार से छोड़ छाड़ के चला जाए। तो माउंटबेटन को वायसराय बना करके भेज दिया जाता है बेवल के स्थान पर, और वो आकर के भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ईस्वी लाता है। ये जब माउंटबेटन जो तत्कालीन गवर्नर जनरल थे उसकी योजना पर आधारित थी, ये ध्यान रखिएगा। और इसमें पहली बार भारत पाकिस्तान विभाजन की बात कही गई थी। 18 जुलाई 1947 ईस्वी को यह अधिनियमित होता है और 15 अगस्त 1947 को लागू हो जाता है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि इसी अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश भारत का विभाजन किया जाता है और दो नवीन अधिराज्यों भारत और पाकिस्तान यानी दो नवीन डोमिनियंस स्टेट्स का निर्माण किया जाता है, एक भारत एक पाकिस्तान का। और भारत अधिराज्य वर्ष 1950 तक और पाकिस्तान 1956 तक, जब तक इसका संविधान नहीं बन गया तब तक ये डोमिनियन अब बना रहा। साथ ही साथ इन्हें अधिकार दिया जाता है कि आप दोनों ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग हो सकते हैं, इनकी स्वतंत्रता दी गई। साथ ही साथ लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा जो प्लान लाया गया था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से, उसमें एक सीमा आयोग का गठन किया गया सर साइरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में, जिसने दो नवीन देशों भारत और पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण किया था। इसीलिए हम लोग भारत पाकिस्तान की सीमा को रेडक्लिफ सीमा के नाम से जानते हैं। इसके अतिरिक्त देशी रियासतों के विषय में बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि माउंटबेटन प्लान में कहा गया कि उन पर से ब्रिटिश संप्रभुता समाप्त कर ली जाएगी, उन्हें स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाएगी कि वो भारत या पाकिस्तान जिसमें चाहे उसमें मिल सकते थे, या स्वतंत्र रहने की भी अनुमति उन्हें दी गई थी। अगर वो स्वतंत्र रहना चाहते हैं दोनों देशों के बनिस्पत तो वो स्वतंत्र भी रह सकते हैं। यहाँ पर क्या किया गया कि वायसराय का जो पद था वो समाप्त कर दिया गया, अधिराज्यों में गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिए गए और संवैधानिक नाम मात्र का ये अध्यक्ष होता था। कार्य क्या था तो मंत्री परिषद की सलाह पर ये कार्य करते थे। इनकी नियुक्ति मंत्री परिषद की अनुशंसा पर ब्रिटिश ताज के द्वारा की जाती थी। और पहली बार हम लोग देखते हैं कि भारत के डोमिनियन जो था उसका जो गवर्नर जनरल था, वायसराय था, वह माउंटबेटन बनता है और पाकिस्तान के लिए मोहम्मद अली जिन्ना और लियाकत हुसैन जो थे वहां के प्रधानमंत्री बनते हैं। इसके अतिरिक्त कार्यपालिका परिषद समाप्त कर दी जाती है, मंत्री परिषद द्वारा प्रतिस्थापित की गई। भारत राज्य सचिव पद इंग्लैंड में समाप्त कर दिया जाता है और राष्ट्रमंडल राज्य सचिव पद बनाया जाता है, और उसका जो कार्य था भारत राज्य सचिव का वह राष्ट्रमंडल राज्य सचिव को प्रदान कर दिया जाता है। संविधान बनाने का अधिकार जो दिया गया वह दोनों अधिराज्यों की संविधान सभाओं को अपने अपने लिए संविधान बनाने का अधिकार दे दिया जाता है। अब यहाँ पे हम लोग देखें कि जब भारत में संविधान का विकास चल रहा था तो गवर्नर जनरल के पदनाम काफी बार परिवर्तित हुए। बंगाल के गवर्नर से लेकर के वायसराय तक का पदनाम परिवर्तित होता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि पलासी युद्ध के पश्चात रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया था, पहला गवर्नर था। और लॉर्ड माउंटबेटन जो था वह ब्रिटिश भारत के अंतर्गत अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में इन्हें बनाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। रॉबर्ट क्लाइव जो थे बंगाल के गवर्नर बनते हैं। इसके अतिरिक्त हम लोग ध्यान रखेंगे वॉरेन हेस्टिंग, ये बंगाल का गवर्नर था और ये बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल इसे कहा गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक की बात करेंगे तो बंगाल का गवर्नर जनरल था, ये अंतिम गवर्नर जनरल, और इसे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया जाता है 1833 ईस्वी के एक्ट के द्वारा। इसके अतिरिक्त लॉर्ड कैनिंग की बात करेंगे तो 58 के एक्ट के पश्चात इसे वायसराय के नाम से जाना गया। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था और लॉर्ड माउंटबेटन जो था स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में जाने जाते हैं। और साथ ही सी राजगोपालाचारी जो थे वह स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल के रूप में जाना जाता है, इन्हें ध्यान रखिएगा। और ये पहले भारतीय थे जो भारत के गवर्नर जनरल के पद पर आसीन हुए थे, पहले और अंतिम सी राजगोपालाचारी इनका उपनाम राजा जी था। तो भारत के संवैधानिक विकास का जो सेशन था मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। आशा करता हूं कि आज के इस सेशन से आप लोगों को उपयोगी और लाभदायक जानकारी प्राप्त हुई होगी। यदि सेशन से लाभ प्राप्त हो रहा है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए मंथन, क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियोस लाता रहता हूँ। थैंक यू।